Hello everyone, happy Wednesday. Today is 5th of February 2026, and as you all know, we are discussing the questions that were being asked in KVS and NVS examination. We have already discussed numerical ability questions, and today we will be solving reasoning questions. So let's get started. Starting off with the first question, study the given diagram carefully and answer the question. Numbers in different sections indicate the number of person. क्या बोल रहा है कि अनएजुकेटेड मतलब हमने इसको निकाल दिया, इसको निकालने के बाद में सैलरीड हमारे पास ये हो गया। सैलरीड में से आपको कितने चाहिए? मेल्स चाहिए, तो ये रहा मेल्स एंड सैलरीड। नाउ मेल्स सैलरीड, अब बोल रहा है एंटरप्रेन्योर, तो ये हो गया मेल्स, ये हो गया सैलरीड एंड एंटरप्रेन्योर कितने हो गए? ये हो गया। तो ये जो 2 नंबर है ये इन तीनों में कॉमन है, ये ट्राइंगल में भी कॉमन है, ये सर्कल में भी कॉमन है एंड ये छोटे वाले रेक्टेंगल में भी कॉमन है। बट इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है वो, ठीक है। तो 2 वुड बी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। Coming to the next question, in a game while Rohit was facing east, rotated by 180 degree anti-clockwise. So as we all know, clockwise right side में होता है and anti-clockwise left side में होता है, ठीक है। अब बोल रहा है एक पर्सन है रोहित। सबसे पहले हम डायरेक्शंस बना लेंगे, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब एक पर्सन है रोहित, मैं इसको ब्लैक से ले लेती हूँ, वो ईस्ट साइड अपना फेस करके खड़ा है, ओके। फिर बोलता है रोटेटेड बाय 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री एज यू ऑल नो 90 डिग्री इतना होता है, ये अगेन 90 डिग्री। तो इसने घूम के इस साइड फेस कर लिया, मतलब अब इसका जो चेहरा है वो वेस्ट साइड हो गया। फिर बोल रहा है एंड देन रोटेटेड बाय 225 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 225 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है एंड 225 डिग्री क्लॉकवाइज दिया हुआ है, कर सकते हैं कि अगर 225 क्लॉकवाइज गए फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज गए, तो 225 में से 180 माइनस कर दो, तो 45 डिग्री सरप्लस में जो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा वो लगेगा। तो यहाँ सरप्लस में क्या है? क्लॉकवाइज है, तो 45 डिग्री अपनी जगह पर खड़े खड़े मूव करेगा, ठीक है। तो अगर इनिशियल हम देखते हैं तो हमको एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज जाने की नीड नहीं है, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इस साइड फेस करके खड़ा था, अब ये 225 क्लॉकवाइज गया एंड 180 क्लॉकवाइज गया, तो बेसिकली ये कितना डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा? ये जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ इसका फेस हो जाएगा। फिर बात कर रहा है देन ही रेन 60 मीटर स्ट्रेट। अब यहाँ पर इसने 60 मीटर की दौड़ लगाई एंड टर्निंग टू हिज राइट ही रैन फॉर 400 मीटर्स। अब अपने राइट में उड़ा और 400 मीटर उसने अगेन दौड़ा। फाइनली आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, अब अगेन 30 मीटर वो चला टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, ही स्टॉप्स, ठीक है। यहाँ पर आकर वो स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ प्लीज ध्यान रखिए, मैं रेड से इसको कर रही हूँ, आपका जो क्वाड्रेंट है वो अभी भी कौन सा है? साउथ वेस्ट का क्वाड्रेंट है, वो आया नहीं है साउथ ईस्ट के क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अभी उसकी जो करंट पोजीशन है वो साउथ वेस्ट के क्वाड्रेंट में है। With respect to his initial position, now Rohit is in which direction and what is the shortest distance between his initial and last position? अब विद रेफरेंस टू किसका पूछ रहा है? इनिशियल पोजीशन का पूछ रहा है, तो इनिशियल पोजीशन तो इसकी कहाँ होगी? साउथ ईस्ट नहीं होगी, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगी, नॉर्थ वेस्ट नहीं होगी, कहाँ होगी? इनिशियल पोजीशन, यहाँ इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर है? क्या ये साउथ वेस्ट के क्वाड्रेंट में है? ठीक है, तो हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, अगर हमको सारे ऑप्शन अगर डायरेक्शन से ही मिल गया तो सेकंड थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में जो भी बात दी हुई है उसको हमको एकदम सत्य मानकर चलना है, ठीक है, भले ही वो रियल लाइफ मैच करती हो या नहीं करती हो। नाउ स्टेटमेंट कह रहा है अ कंपनी हैज लॉन्च्ड द न्यू प्रोडक्ट, गो अहेड टू परचेज इफ इट्स प्राइस एंड क्वालिटी आर इन योर कंसिडरेशन। बोल रहा है कि आप खरीद सकते हो, ठीक है, आप खरीद लो अगर उसकी प्राइस आपको जचे एंड उसकी क्वालिटी आपको जचे, ठीक है। तो अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक सिंगल सेंटेंस बनाना होता है एंड बीच में जोड़ना होता है बिकॉज, ठीक है। नाउ अब कर लो बिकॉज देके देख लो कि कंपनी हैज लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, गो अहेड टू परचेज इफ इट्स प्राइस एंड क्वालिटी आर इन योर कंसिडरेशन बिकॉज द प्रोडक्ट मस्ट बी गुड इन क्वालिटी। अब आप कब खरीदोगे? कि जब क्या हो जाए? वो अच्छी क्वालिटी होगा, करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि बिकॉज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी रीजनेबल। आप कब खरीदोगे? जब उसकी प्राइस जो होगी आपको रीजनेबल लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू।
तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ओनली कंक्लूजन 1 नो, ओनली कंक्लूजन 2 नो, सो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ m% n मीन्स n इज द फादर ऑफ m। अब देखो जनरली क्या होता है कि हमको लगता है कि m% n मीन्स m का n के साथ में कोई रिलेशन होगा, एंड ये गलती मैंने अपने एग्जाम में भी करी थी, मुझे लगा कि m का n के साथ रिलेशन बताया हुआ है, बट आगे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इट मीन्स n इज द फादर ऑफ m, मतलब इनका जो रिलेशन है वो रिवर्स बताया हुआ है कि n m का क्या लगता है। अगेन तो परसेंट का मतलब है फादर, माइनस का मतलब है मदर ऑफ, क्रॉस मीन्स ब्रदर ऑफ, प्लस मीन्स सिस्टर ऑफ, asterisk मीन्स सन ऑफ, एंड हैशटैग मीन्स डॉटर ऑफ। नाउ अब इसको करते हैं, हाउ इज यू रिलेटेड टू p इन द u हैशटैग t क्रॉस s प्लस r, इतना ठीक है। तो चलो अब इसको ऐसे ही कर लो, डायग्राम बनाने की शायद ही नीड होगी। u हैशटैग t मीन्स t u की क्या लगती है, ठीक है, ऐसे रिवर्स रिलेशन बनाना है। तो हैशटैग मीन्स डॉटर, तो जो टी है वो यू की क्या लगती है, डॉटर लगती है, तो इसका सिंबल हम लड़की का सिंबल रखेंगे सर्कल में एंड लड़के का सिंबल रखेंगे स्क्वायर में। अगर कोई मैरिड है तो उसका मतलब होगा डबल लाइंस, एंड अगर कोई भाई बहन है या कजन है तो उसका सिंबल होगा सिंगल लाइन। अगर कोई एक जनरेशन अप है तो इसको ऊपर से बनाएंगे, एक जनरेशन नीचे है तो उसको नीचे की लाइन से ड्रॉ करेंगे। सो क्या बोल रहा है, टी हैशटैग यू मतलब टी इज द डॉटर ऑफ यू, ठीक है बन गया। फिर टी क्रॉस एस मतलब टी इज द ब्रदर, सॉरी अगेन मैंने देखो यहाँ सेम गलती करी है कि इसको सीधा रिलेशन बना दिया। एस इज द व्हाट, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, तो ये रहा एस का, ये एस ब्रदर है, ठीक है। फिर आर कैसे रिलेटेड है, आर इज द प्लस मीन्स आर इज सिस्टर ऑफ एस, तो ये रहा एस आर। फिर बता रहा है क्यू का आर के साथ क्या रिलेशन है, क्रॉस में, तो क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। अब बात करते हैं पी का क्यू के साथ क्या रिलेशन है, परसेंट का, तो पी इज द फादर, तो ये रहा। अगर ये सारे भाई बहन हैं और ये पी इनका फादर है तो क्या ये दोनों मैरिड नहीं होंगे, तो ये हम कनेक्ट करेंगे दो डबल लाइन से, ठीक है। अच्छा हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, अब यू है वो पी से कैसे रिलेटेड है, तो क्या ये मैरिड कपल है, बिल्कुल है, तो यू इज द वाइफ ऑफ पी, ठीक है। हस्बैंड नहीं होगा, वाइफ इज द करेक्ट आंसर, सिस्टर नहीं होगा, मदर इन लॉ नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 friends A B C D E are standing together one behind the other in a row of 40 students, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो रो है आगे इसका फ्रंट है और इधर इसका बैक साइड है, ठीक है। ए इज स्टैंडिंग बिहाइंड सी, जो इसको पहले बीच में रख लेते हैं ताकि हमारे पास आगे पीछे जगह बचे इनकी पोजीशंस डिसाइड करने के लिए। ए स्टैंडिंग बिहाइंड सी, तो जो ए है वो सी के पीछे है, बिल्कुल है, बट इन फ्रंट ऑफ बी, मतलब बी के पहले है। सी इज स्टैंडिंग बिहाइंड ई, अब जो सी है वो ई के पीछे है, बट डी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ई, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ डी आ जाएगा। इफ सी इज इन 15th पोजिशन, नाउ एक बार चेक कर लो कि क्या पांचों की पोजीशन डिसाइड हो गई, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। इफ सी इज इन 15th पोजिशन फ्रॉम द लास्ट, अगर सी की, अब सी की खुद की कोई पोजीशन होगी मतलब पोजीशन नंबर 1, तो ये 15th पोजीशन पर है, मतलब इसके पहले कितने जने होंगे, तो इसके पहले 14 जने होंगे, मान लिया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द बिगनिंग, तो ए की जो पोजीशन है वो यहाँ से क्या होगी ये बताना है अपने को, ठीक है। तो क्या इन्होंने टोटल बताए हैं, हाँ, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ अगर 15 स्टूडेंट्स हैं तो 40 माइनस 15 कितना होगा, 25 होगा, तो इधर इनके कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब एक बार इनको क्रॉस चेक कर लो कि क्या ये टोटल 40 बन रहे हैं, तो बिल्कुल 25 प्लस 1 प्लस 14, तो 5 4 9 1 10 3 और ये 4, दैट मीन्स हमने सीक्वेंस तो करेक्ट लगाई है। अब बात करते हैं इफ सी इज इन 15th पोजीशन फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, सी की पोजीशन मुझे पता चल गई। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द बिगनिंग, नाउ ए की बात करें तो ए के पहले जितने लोग होंगे एक बार उनको काउंट कर लो। अगर यहाँ पर कितने हैं, 25 लोग हैं, है ना, 26 सी को मिलाकर, अगर यहाँ से यहाँ तक ए तक 26 लोग हैं तो ए क्या होगा, +1 नंबर पर होगा, मतलब ए होगा 27th नंबर पर। इधर देख लो ऑप्शन में 14 है नहीं है, 27 है 15 नहीं है, 26 नहीं है, यहाँ पे प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है 26 एंड 27 पर, तो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है WX U Z T Y and V, सो U V T U V W X Y and
Z। ये कितने लोग हैं? 3, 3, 6 और 7, 7 मेंबर्स एक फैमिली के। देयर आर 4 मेल मेंबर्स। तो हमको यहाँ से पता चल गया 4 मेल हैं और बाकी के 3 हैं फीमेल। ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट चॉइस ऑफ हॉलीडे डेस्टिनेशन, दैट इज़ फ्रांस, इंग्लैंड। यहाँ पे लिखते हैं फ्रांस, यहाँ लिखते हैं इंग्लैंड, इधर लिखते हैं कनाडा, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। ओके, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, नाउ नो लेडीज चॉइस इज आइदर जर्मनी और इंग्लैंड। ठीक है, मतलब हमको समझ में आ गया कि इंग्लैंड मेल की चॉइस है एंड जर्मनी मेल की चॉइस है। ठीक है, द मेंबर हुज चॉइस इज इंग्लैंड इज द एल्डेस्ट। अब जिसकी चॉइस इंग्लैंड है वो एल्डेस्ट है। तो इधर देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो जो सबसे एल्डेस्ट है उसकी क्या बता रहा है, इसको मैं रेड कलर से कर लेती हूँ ताकि इट विल बी इजी टू डिफरेंशिएट। द मेंबर हुज चॉइस इज इंग्लैंड इज द एल्डेस्ट, मतलब जो एल्डेस्ट पर्सन है उसकी जो चॉइस है वो है इंग्लैंड। ओके, ऑल्सो एक और चीज़, इंग्लैंड एक मेल की चॉइस है। डब्ल्यूज चॉइस इज कैनेडा एंड ही इज यंगर टू वाई। अब यहाँ साइड में एक क्रोनोलॉजी बना लो इनकी, डब्ल्यू इज यंगर टू वाई, डब्ल्यू इज यंगर टू वाई। ठीक है, समझ में आ गया। हुज चॉइस इज जापान, अब वाई की चॉइस है जापान एंड डब्ल्यू की चॉइस है कनाडा। ओके, और क्या आ गया, वी हुज चॉइस इज सिंगापुर इज एल्डर टू टी एंड यंगर टू डब्ल्यू। अब यंगर टू डब्ल्यू कौन हो गया, वी। ठीक है, यंगर टू डब्ल्यू वी हो गया, एल्डर टू टी, अभी एल्डर टू टी है। वी की चॉइस क्या बता रहा है, चॉइस है सिंगापुर, तो इधर आ गया सिंगापुर, एल्डर टू टी एंड यंगर टू डब्ल्यू। ओके, नाउ जेड्स वाइफ इज द यंगेस्ट। अब जो लास्ट में पर्सन होगा इसकी स्पेसिफिकेशन ये रहेगी कि वो जेड्स वाइफ होगा। ठीक है, मतलब ये लास्ट में जो पर्सन है जो सबसे यंगेस्ट है वो एक फीमेल है। तो हमारे पास 3 फीमेल थी, 3 फीमेल में से एक फीमेल हमारे पास आ चुकी है, दैट शी इज द यंगेस्ट। नाउ एक्स इज यंगर टू टी एंड इज एल्डर टू यू ओनली। एक्स इज यंगर टू टी एंड इज एल्डर टू, अब जो एक्स है वो सिर्फ और सिर्फ यू से एल्डर है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि जो जेड की वाइफ है वो यू है। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए इरेज कर देते हैं। अच्छा चलो नहीं करते हैं, आगे काम आएगा। एक्स इज यंगर टू टी एंड एल्डर टू यू ओनली, तो ये रहा एक्स, इट इज यंगर टू टी। अब हमारे पास इधर क्रोनोलॉजी आ गई, ये बनी है। ठीक है, नाउ एक्स इज एन अनमैरिड लेडी, तो ये क्या है, एक फीमेल है, फीमेल है विथ फ्रांस एज अ चॉइस, और इसकी जो चॉइस है वो है फ्रांस। तो हमारे पास फ्रांस कट गया, कट गया। ठीक है, हमारे पास इंग्लैंड की चॉइस कट गई, हमारे पास वाई की चॉइस क्या थी, जापान थी, डब्ल्यू की कनाडा थी, तो कनाडा कट गया, जापान कट गया। ठीक है, फिर हमारे पास वी की चॉइस थी सिंगापुर, तो हमारे पास सिंगापुर कट गया। अब बोल रहा है कि द मेंबर विद जर्मनी चॉइस इज नॉट द यंगेस्ट। अगर जो यंगेस्ट है उसकी चॉइस जर्मनी नहीं है तो बचा क्या, उसकी चॉइस क्या बची, ऑस्ट्रेलिया बची। ठीक है, उसकी चॉइस ऑस्ट्रेलिया ही बचे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द चॉइस ऑफ टी। अब फाइनली बचा हुआ जो होगा वो टी का चॉइस नहीं होगा, तो जर्मनी बची हुई है तो टी की चॉइस होगी जर्मनी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Seventh question is, two statements are given below and these are labeled as assertion and reason. Now assertion and reason में भी सेम ही होता है कि इसमें आपको because करके करना होता है कि क्या ये ऐसा होगा। ठीक है, now all maps are exact representations of earth, exact representations of earth because the earth is a sphere, maps are flat। अब मुझे एक बात बताओ, जो सारे मैप्स होते हैं दे आर नॉट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड इज द अर्थ इज अ स्फेयर, ये तो करेक्ट बात है, मैप्स आर फ्लैट, ये भी करेक्ट बात है। ठीक है, सो अब आ जाओ फर्स्ट में, बोथ ए एंड आर ट्रू, नो ट्रू नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर नहीं, ट्रू नहीं है। ए इज ट्रू नहीं, सो ऑप्शन फोर्थ वुड बी करेक्ट आंसर कि ए तो गलत है बट आर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 persons आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 2 ऑन ईच साइड। ओके, समझ में आ गया, एक स्क्वायर टेबल है, उसके दो दो साइड दो दो जने बैठे हैं, दो दो साइड मतलब हर एक साइड दो दो जने बैठे हैं। देयर आर 3 लेडी मेंबर्स एंड दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। जो 3 लेडी मेंबर्स हैं यहाँ भी इनकी आपस में नहीं बन रही है, वो अपने आसपास नहीं बैठी है। ठीक है, तो 3 लेडी आ गई और 5 अपने पास मेल मेंबर्स आ गए। जी इज बिटवीन एल एंड एफ, तो मान लो कि
ये J है, इसके पास में L हो सकता है, F हो सकता है, या फिर यहाँ F हो सकता है, या फिर यहाँ L हो सकता है, वी नेवर नो। तो अभी अपन अज्यूम करके चलते हैं कौन कहाँ हो सकता है। J इज बिटवीन L एंड F, ठीक है। G इज बिटवीन I एंड F, ठीक है। H a lady member is second to the left of J, okay. F a male member is seated opposite E, तो F एंड E एकदम ऑपोजिट बैठे हैं। तो यहाँ से निकल कर आ गया कि मान लो कि मैं इसको F मान लेती हूँ एंड मैं इसको E मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, तो एक बार इसको क्या कर दो, क्रॉस कर दो। अगर ये F है तो ये L हो सकता है, ये भी L हो सकता है, मतलब ये F नहीं होगा, ये F नहीं होगा एंड ये F नहीं होगा, ठीक है। एंड ये L नहीं होगा, ये L नहीं होगा, ठीक है। F एंड E आर सिटिंग, अच्छा अब F क्या है, एक मेल है, फाइन। ऑपोजिट टू E अ लेडी मेंबर, तो E क्या है, एक लेडी है, फाइन। देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I, अब F एंड I के बीच में एक लेडी मेंबर बैठी, ठीक है, समझ गई। Who among the following are the three lady members, ठीक है। तो एक लेडी मेंबर्स तो E आ गई, तो क्या इस ऑप्शन में E है, नहीं है, तो ये कट गया। इसमें E है तो इसमें E है, नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बचा 2 एंड 3 के बीच में। अब देख लो, फिर से करते हैं। There are three lady members, they are not seated next to each other. J is between L and F, तो ये F आ गया आपका, ये J आ गया। J is between L and F, तो ये J है, ये L और F के बीच में बैठा है, ठीक है। G is between I and F, I कहीं तो होगा, I and F। मान लो कि यहाँ आपका G है ना, ये I and F के बीच में बैठा है। H a lady member, अब H क्या है, एक लेडी मेंबर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, तो H अ लेडी मेंबर। बट यहाँ H नहीं आ सकता क्योंकि दो लेडी पास में नहीं बैठी। J को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। J को इधर शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, J का तो जो सेकंड टू द लेफ्ट है वो फर्स्ट लेफ्ट एंड ये सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, H, और H क्या है, एक लेडी मेंबर है। लेडी मेंबर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J पर बैठी है, ठीक है। तो ये बात कंप्लीट हो गई मेरी, ओके। फिर बोल रहा है F a male member is seated opposite to E, तो इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है, इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स है। अ लेडी मेंबर, ठीक है। देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I, अब F और I के बीच में एक लेडी मेंबर है, इसका मतलब जो G है वो लेडी है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ गया जो E एंड G है वो लेडी, E एंड G। अब हमको देखना है कि J लेडी है या फिर H लेडी है। अब उसको कैसे पता चलेगा हमको, ये ऐसे चलेगा कि आ गया ना, ये H आ गया लेडी मेंबर, तो H, E एंड G हमारे पास लेडी मेंबर, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है द वेन डायग्राम बिलो बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग विच ऑफ द क्लासेस गिवन इन द ऑप्शंस। ओके, तो इनका अलग से बना के देख लेते हैं। फ्लावर्स, क्लोथ्स एंड वाइट, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, अगर कोई वाइट कलर है तो फ्लावर भी हो सकता है, क्लोथ्स भी हो सकता है, बट जो गिवन है ये नहीं होगा, तो 1 कर दो क्रॉस। 2 पर आओ, बर्ड्स, पैरट एंड बैट्स, क्या बर्ड्स पैरट होती है, क्या बर्ड्स पैट होते हैं, बट ये डायग्राम नहीं बनेगा। थर्ड पे आ जाओ, ब्रास, बोट एंड शिप, क्या बोट ब्रास से बनती है, क्या शिप ब्रास से बनती है नहीं बनती, इन तीनों का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मान लो कि इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ब्रास है, ये बोट है एंड ये शिप है, तो थर्ड नहीं होगा। फोर्थ बोल रहा है कि मैन, डॉक्टर्स एंड फादर्स, अगर बात करें तो जो फादर्स होते हैं वो मैन ही तो होते हैं, तो फादर, ये आपका फादर रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर सारे मैन के सेक्शन में ही तो आएंगे। अब इनमें से कुछ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, तो इनको कर लो डॉक्टर्स, तो ये वाला डॉक्टर्स। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग लेटर सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ओके। इफ द ऑर्डर ऑफ लास्ट 11 लेटर्स इन द गिवन सीक्वेंस आर रिवर्स्ड, तो लास्ट के जो 11 लेटर्स है वो कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ एंड 11th, मतलब एस से हमने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है NIPAETOBFZ एंड फाइनली S, ठीक है। फिर हमने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ओके।
इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, कैसे करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट। इसको कर लो, सेकंड पर हम देखेंगे, फर्स्ट पर हम इसको देखते हैं। 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 12th लेटर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9, 10th, 11th एंड 12th। तो लेफ्ट हैंड से 12th लेटर होगा, इधर यू लिखा हुआ है, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। अब पूछ रहा है कि 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हो गया, फिफ्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, अब इसमें से फिफ्थ लेटर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फिफ्थ लेटर हुआ के। So option number 1 would be correct answer. Coming to the next question, select the number that will replace the question mark in the following series. अब यहाँ से सीक्वेंस दे रखी है हमको 8, 4, 6, 12 और 30 की। अब देखो 8 से 4 तक जाने के लिए -4, 4 से 4 तक जाने के लिए 0, 4 से 6 तक जाने के लिए +2, 6 से 12 तक जाने के लिए +6, 12 से 30 तक जाने के लिए +18, ठीक है। बट क्या इसमें कोई सीक्वेंस बन रही है? यहाँ तक तो सीक्वेंस बन रही है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, बट यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं बन रही। ओके, तो इसको एक बार ड्रॉप करते हैं। और क्या आता है कि अगर 8 का आधा करें तो 8 का 1/2 करें, तब क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, अगर इसको 4 2 जा तो 8 हो जाएगा, तो क्या ये इसका 1.5 है? तो इसकी सीक्वेंस चल रही है 0.5, 1, 1.5, इसको देख लो 2, इधर 2.5 एंड इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 are 90, सो 60, 70, 80, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 will be correct answer. 12th question is, 4 statements are given followed by 3 conclusions. Okay, तो ये हमको statement एकदम correct मान के चलना है. Assuming the statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions is or are logically follow from the statements. Fine. कह रहा है कि all fuses are pipes. तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम कि जो सारे फ्यूज होते हैं, ये रहे, ये सारे फ्यूज हैं, ये क्या हैं? ये हैं पाइप हैं। ओके, नो पाइप इज जैक। अब कोई भी पाइप जैक नहीं है, अब कोई भी पाइप जैक नहीं है, तो जैक क्या अलग से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सम जैक्स आर पंप्स। अब इसमें से कुछ जैक्स हैं, ये क्या हैं? पंप्स हैं, ठीक है। ये पाइप विद विद पाइप्स, पंप्स, ठीक है। ऑल पंप्स आर वायलेंस। अब सारे जो पंप्स हैं ये क्या हैं? वायलेंस हैं। सारे जो पंप्स हैं ये क्या हैं? वायलेंट हैं। ओके, अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। सम वायलेंस आर पाइप्स, सम वायलेंस आर पाइप्स, नहीं पाइप तो इनका पूरा डिफरेंट सर्कल बन रहा है। सम जैक्स आर वायलेंस, कुछ जैक्स हैं वो क्या है? वायलेंट हैं, हाँ करेक्ट है। फिर बोल रहा है नो फ्यूज इज जैक, कोई भी फ्यूज जैक नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग सर्कल बन रहा है। सो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन 1 and 2 नो, ओनली कंक्लूजन 2 and 3 follows yes, so correct answer would be option number 2. 13th क्वेश्चन कह रहा है बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ ई। अच्छा, आप जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसा वैसा डायग्राम बनाते जाते हैं। एज वी ऑल नो, हस्बैंड का जो सिंबल होता है वो होता है, बेसिकली मेल का जो सिंबल होता है वो स्क्वायर होता है, फीमेल का होता है सर्कल। ये एक्चुअली होता नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि इट इज़ ईजी टू ड्रॉ। अगर कोई मैरिड कपल है तो उसका सिंबल होगा डबल लाइंस, एंड अगर कोई सेम जनरेशन से रिलेटेड है, जैसे कज़न हो गया या फिर सिबलिंग्स हो गए, ब्रदर हो गया या सिस्टर हो गया, तो उसको हम बताते हैं सिंगल लाइन से, ठीक है। बोल रहा है कि बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, ठीक है, एक पर्सन है बी, ये हस्बैंड है किसका? पी का। ओके, फिर बात करते हैं Q इज द ग्रैंडसन ऑफ E, हु इज वाइफ ऑफ D एंड मदर इन लॉ ऑफ P। अब मदर इन लॉ ऑफ P, B का कोई बापू होगा, बापू की कोई वाइफ होगी। अब बोल रहा है कि Q इज द ग्रैंडसन ऑफ E, हु इज वाइफ ऑफ D एंड मदर इन लॉ ऑफ P। ग्रैंडसन ऑफ E हु इज वाइफ ऑफ D, D की कोई वाइफ है एंड मदर इन लॉ ऑफ P, P की एक मदर इन लॉ है, ठीक है। ग्रैंडसन ऑफ ई, तो जो मदर इन लॉ है वो उनका क्या नाम है? उनका नाम ई है। तो क्यू इज द ग्रैंडसन ऑफ ई, मतलब इनका जो ग्रैंडसन है वो है कौन? क्यू। हु इज द वाइफ ऑफ डी, ओके, तो डी की जो वाइफ है वो ई है एंड मदर इन लॉ ऑफ पी है। अब क्यू बोलता है
कि x is the husband of the granddaughter of E, how is P related to the x? ओके एक बार Q क्या बोलता है कि x is the husband of the granddaughter of E, तो सबसे पहले ग्रैंड डॉटर ऑफ ई निकालो, ग्रैंड डॉटर मतलब इनकी कोई बेटी होगी, ठीक है। द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ग्रैंड डॉटर ऑफ ई कौन हो जाएगा, ये एक पर्सन हो जाएगा। एक्स इज द हस्बैंड, तो इसका जो हस्बैंड है वो एक पर्सन है एक्स नाम का। हाउ इज पी रिलेटेड टू द एक्स, अब पी का एक्स से क्या रिलेशन है, तो पी की जो बेटी है, बेटी का ही तो हस्बैंड है, मतलब पी इस पर्सन की क्या है, मदर इन लॉ है। सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सेलेक्ट द लेटर नंबर क्लस्टर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। नाउ एज यू ऑल नो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज कुछ इस टाइप से होती है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, 20। वैसे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि कौन सा नंबर कहाँ पर आता है। जैसे अगर आपको बोले कि n लिखा हुआ है तो n आता है आपका 14 नंबर पर, ठीक है। बट इनिशियली आपको ऐसे स्टार्ट करना है, क्या करोगे, अल्फाबेट्स लिखोगे एंड उनके सामने उनके नंबर्स लिखोगे। RST UVWXY एंड Z, ठीक है। अब बोल रहा है कि B1B, तो B1 एंड V, दूसरा है आपका D8 एंड T। सो B का जो नंबर है वो क्या है, 2 है, 1 है, एंड V का नंबर क्या है आपका 22 है। अगेन D का 4 है, अगेन T का कितना है 20 है। सो 2 से 4 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे +2 करना पड़ा। आगे देख लो H27P, H का क्या नंबर होता है, यहाँ से देखोगे 8, तो मुझे एडिशन कितना करना पड़ा इसमें +4। दैट मीन्स यहाँ मुझे सीक्वेंस आ गई +2 +4, तो यहाँ पक्के से आया जाएगा +6। फिर से देख लेते हैं N64J, तो क्या N कितने नंबर पर होता है, हमको पता है 14 नंबर पर 64, और J कितने नंबर पर होता है, इट इज़ 10, ठीक है। तो इसमें +2 करेंगे +4 +6, तो अब N में हम ऐड करेंगे +8, तो जब 14 में 8 गया, आगे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो वी से कुछ शुरू हो रहा होगा। तो क्या ये फर्स्ट होगा, नहीं, सेकंड हो सकता है, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ बाकी के देख लेते हैं, हमारे पास एलिमिनेट हो गए 2 ऑप्शंस। अब नेक्स्ट के देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है J से P तक जाने के लिए, P से T तक जाने के लिए, एंड T से V तक जाने के लिए। तो देखो V और T के बीच में कितना गैप है, 20 एंड 22 के बीच में +2 का गैप है। यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको +2 करना पड़ेगा, ठीक है। P से T तक आपको कितना गैप है, P का जो कोड होता है वो कितना होता है, वो होता है 16, तो 16 से 20 तक जाने के लिए आपको +4 करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे यहाँ जो सीक्वेंस है वो उल्टी चल रही है, तो यहाँ भी मुझे +6 करना पड़ेगा, एंड 10 में भी मुझे, मैंने जब 8 ऐड किया था तब क्या आया था, मेरा 10 आया था, तो 10 - 8 कितना होगा, 2 होगा, तो 2 पर क्या आएगा, B आएगा, तो लास्ट का जो आपका कोड होगा वो होगा B। तो यहाँ से आपका फोर्थ ऑप्शन कट गया, सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन कह रहा है 5 ऑर्डर्स वर सर्व्ड वन आफ्टर द अदर, ओनली वन एट अ टाइम, Y और Z was not be either the first और लास्ट सर्व्ड, ठीक है। अब 5 ऑर्डर्स है, नंबर 1 2 3 4 एंड 5, हम यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर एंड यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि Y और Z was not बी आइदर द फर्स्ट, और यहाँ बी करके कुछ लिखा हुआ था तो ये छुप गया है। नाउ एक्स वॉज इमीडिएटली सर्व्ड आफ्टर जेड, मतलब जेड के इमीडिएटली बाद में एक्स को सर्व किया गया, ठीक है। तो ये लाइन आपकी कट गई। फिर बोलता है डब्ल्यू वॉज सर्व्ड इमीडिएटली आफ्टर वाई, वाई अगेन दूसरा कर लो, वाई के इमीडिएट बाद में डब्ल्यू सर्व किया गया, ठीक है, तो ये भी लाइन आपकी कट गई। वन ऑर्डर वॉज सर्व्ड बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, अच्छा, तो यहाँ अगर डब्ल्यू है तो हो सकता है यहाँ वी हो और इनके बीच में कोई ऑर्डर हो, या फिर हो सकता है यहाँ वी हो और इनके बीच में एक ऑर्डर जो कि y है, ठीक है। वन ऑर्डर वॉज सर्व्ड बिटवीन v एंड w, हाउ मेनी ऑर्डर्स वॉज सर्व्ड बिटवीन y एंड z। चलो अभी हमारी सीक्वेंस नहीं बनी है, हम फिर से इसको बना लेते हैं। क्या बोल रहा है कि
y और z was not be either the first or last था, मतलब y और z ना तो फर्स्ट है ना लास्ट है। दैट मीन्स z के बाद में क्या है, x है, तो ये लो x, इसके ऊपर क्या है, ये लो v, इसके ऊपर क्या है w, इसके ऊपर क्या है y, और इसके ऊपर क्या है v। ठीक है, इसके ऊपर v नहीं होगा क्योंकि इन्होंने क्या बोल रहा है, y और z was not the, अच्छा मतलब इसका मतलब v यहाँ होगा, y यहाँ होगा, w यहाँ होगा, ये v की पोजीशन नहीं है। तो हमारे पास फाइनल पोजीशन क्या आई, v, फिर y, फिर w, फिर z, x क्या, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए। ठीक है, हाउ मेनी ऑर्डर्स वर सर्व्ड बिटवीन y एंड z। अब y और z के बीच में, ये y ये z, इसके बीच में कितने ऑर्डर सर्व हुए, एक ही, दैट इज w। ओके, नंबर पूछा है तो first would be correct answer. Question number 16 is, in the evening, Akash started jogging from his home following his shadow. Okay, अब आ जाओ अगेन मैप की बात करते हैं। यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, इधर नॉर्थ है एंड इधर साउथ है। अब शाम के टाइम मान लो कि सुबह के टाइम सूरज यहाँ उगता है, शाम के टाइम इधर ढलता है, तो शाम के टाइम इसकी जो शेडो होगी वो इस साइड पड़ रही होगी, है ना। अब बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि शाम के टाइम ये क्या करता है कि ये अपनी शेडो फॉलो करता है एंड स्टार्टेड जॉगिंग फ्रॉम हिज होम। ही जॉग्ड फॉर 60 मीटर, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में गया है, इस डायरेक्शन में जाके वो 60 मीटर जॉग करता है। देन बाय टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉकड फॉर 50 मीटर्स, अब लेफ्ट टर्न करता है और 50 मीटर क्या करता है, चलता है। आफ्टर दैट ही साइकिल्ड फॉर 60 मीटर टू हिज लेफ्ट, अगेन 60 मीटर साइकिल करता है। हिज वाइफ कॉल्ड हिम टू इन्फॉर्म दैट शी is at Milk Booth, which is 120 मीटर ईस्ट फ्रॉम देयर हाउस। अगर इनका हाउस यहाँ था तो यहाँ से 120 मीटर की दूरी पर उनका क्या है, जो मिल्क बूथ है वो है। ठीक है, तो अगर 60 मीटर यहाँ आ गए तो बचा हुआ डिस्टेंस कितने मीटर का हुआ, 60 मीटर का ही तो हुआ। तो वही तो बोल रही है, इन विच डायरेक्शन इज आकाश विद रिस्पेक्ट टू हिज वाइफ। अच्छा, अब अगर इसकी वाइफ इधर है और आकाश यहाँ पर है, तो इसके वाइफ के रिस्पेक्ट में ये क्या, कौन सी दूरी है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आ गई आपकी वेस्ट, इधर से जाओगे तो वेस्ट एंड उधर से जाओगे तो नॉर्थ, मतलब जो आकाश है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो साउथ ईस्ट कट गया, साउथ ईस्ट कट गया, नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब इनको निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालोगे, अगर ये डिस्टेंस आपकी 120 है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आपकी 120 है, ये डिस्टेंस निकालनी है और ये डिस्टेंस है आपकी 50 मीटर। फाइन, तो एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो एक बार 0 0 हटा दो, 144 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 169, जो जीरो लगा है वो जीरो आ जाएगा। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट आंसर। कह रहा है गिरी एंड वाणी play badminton while Jiva and Shalu do not play badminton. Shalu and Tanu are among swimmers. Jiva, Vani, Shalu and Tanu play volleyball and two of them also play badminton. So basically क्वेश्चन पढ़ते ही हमको पता चल गया कि इसमें एक बहुत बढ़िया वाला वेन डायग्राम बनेगा। तो हमने वेन डायग्राम बना दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि लिखने में ईजी रहे, है ना। एक वेन डायग्राम बनेगा किस टाइप से, स्पोर्ट्स वाइज बना लेते हैं वेन डायग्राम। अब बोल रहा है कि गिरी एंड वाणी प्ले बैडमिंटन। लेट से ये हमारा बैडमिंटन है, ये है हमारा स्विमर का सेक्शन और ये है हमारा वॉलीबॉल प्लेयर्स का सेक्शन। ठीक है, फाइन। नाउ गिरी एंड वाणी प्ले बैडमिंटन। अब बैडमिंटन में कौन खेलती है, गिरी खेलती है और वाणी खेलती है। ओके, वाइल जीवा एंड शालू डू नॉट प्ले बैडमिंटन। अगर वो बैडमिंटन नहीं खेलती तो वो क्या स्विमिंग करती होंगी। तो मान लो अगर जीवा स्विमिंग करती होगी एंड शालू भी स्विमिंग करती होगी, अभी मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ। शालू एंड तनु आर अमंग स्विमर्स। तो शालू एंड तनु ये क्या है, ये स्विमिंग करती है, तो इनकी फिक्स है, इनकी फिक्स है, शालू की फिक्स है एंड तनु की फिक्स है। फिर बोल रहा है जीवा, वाणी, शालू एंड तनु प्ले वॉलीबॉल एंड टू ऑफ देम ऑल्सो प्ले बैडमिंटन। दैट मीन्स जीवा, वाणी, शालू, तनु, इधर आ गई जीवा, नहीं वॉलीबॉल का ग्रुप है ना, हाँ, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। क्या बोल रहा है कि ये क्या करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो जीवा आ गई, ठीक है, ये तो वॉलीबॉल खेलती है, फिक्स है।
वाणी वॉलीबॉल खेलती है, ठीक है, वाणी भी फिक्स है। और क्या होता है, शालू खेलती है, शालू भी वॉलीबॉल फिक्स है, एंड तन्नू वॉलीबॉल खेलती है, तो तन्नू भी वॉलीबॉल फिक्स है। फिर बोल रहा है टू ऑफ देम ऑल्सो प्ले बैडमिंटन, तो क्या इन दोनों में से ऐसा कोई है जो बैडमिंटन का कॉमन हो, तो यस, वाणी बैडमिंटन की कॉमन है ना, वाणी क्या है, बैडमिंटन की कॉमन है। फिर क्या बोल रहा है, क्या गिरी है, नहीं है, तो इसको यहाँ से वाणी को मिटा देते हैं ताकि इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि हमने अभी तक जितने भी सीक्वेंस बनाई है क्या वो ठीक बैठ रही है। गिरी एंड वाणी प्ले बैडमिंटन, तो ये गिरी है, ये वाणी है, ये क्या बैडमिंटन खेलती है। वाइल जीवा एंड शालू डू नॉट प्ले बैडमिंटन, तो जीवा एंड शालू बैडमिंटन नहीं खेलते। शालू, इसका मतलब कि जीवा एंड शालू तो बैडमिंटन के ग्रुप में नहीं होंगे, इन्होंने नीचे बोला ना कि टू ऑफ देम आल्सो प्ले बैडमिंटन, दैट मींस तन्नू एंड वाणी प्ले बैडमिंटन। फिर पूछ रहा है कि शालू एंड तन्नू आर अमंग स्विमर्स, इसका मतलब जो तन्नू है वो स्विमिंग भी करती है, ठीक है। अब बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग प्ले ऑल द स्पोर्ट्स, तो ऑल द स्पोर्ट्स में कौन कौन आ गया, एक तो देख लो इन दोनों में कौन आ गया, मतलब तनु जो है वो बैडमिंटन नहीं खेलती है, बट वाणी सिर्फ एक ही, मतलब ये दोनों ही खेलती है, स्विमिंग नहीं करती। क्या तनु स्विमिंग करती है, बिल्कुल करती है, तो तनु जो है वो स्विमिंग भी करती है, वो वॉलीबॉल भी खेलती है एंड वो बैडमिंटन भी खेलती है। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन नंबर 1 to 3, assuming statement to be true decide which of the conclusions are definitely true। अब ये वाले क्वेश्चंस करने में मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, तो मैं क्या करने लग गई कि मैं हर एक डिजिट का नंबर अज्यूम करने लग गई कि ये इतना इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है कि P इज ग्रेटर देन Q, इसका मतलब P मान लो 100 है, वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, ठीक है, मतलब 100 होगा या फिर इससे बड़ा होगा, फाइन। फिर बोल रहा है P इज लेस देन R, ये P है, ये आपका Q है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि P इज लेस देन R, मतलब P की वैल्यू कम है R से, तो मान लो R की वैल्यू 200 हुई। फिर बोल रहा है Q इज ग्रेटर देन S, तो ये जो Q है इट इज ग्रेटर देन व्हाट, इट इज ओके, ऐसे बनेगा ना, हाँ, Q इज ग्रेटर देन S, तो मान लो कि S की वैल्यू 50 है, ठीक है। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं। P is greater than equal to Q, is P greater than equal to Q, yes। फिर बोल रहा है कि P less than R, क्या P less than R है, yes। Q is greater than S, क्या यहाँ Q greater than S है, yes, ठीक है। अब आ जाओ कंक्लूजन्स पर। S is less than R, तो क्या यहाँ S is less than R, तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, yes। फिर बात करते हैं R is greater than Q, तो क्या यहाँ पे R जो है वो Q से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। फिर S इज लेस देन P, S इज लेस देन P, तो 50 100 से छोटा है, तो करेक्ट, तो ऑल फॉलोज, ठीक है। ऑल का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 वुड बी करेक्ट आंसर। Coming to the 19th question, select the number that will replace the question mark in the following series। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ट्रिकी हो गया था विद इन द गिवन टाइम लिमिट, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें और क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं, ठीक है। सो अभी इसको देखते हैं, मैंने घर आकर किया था तो काफ़ी टाइम बाद में हो गया था। 7839 7812, फिर यहाँ हमको पता करना है, इधर आता है 7767 एंड इधर आता है 7740। तो अगर हम जनरली देखेंगे ना तो लेफ्ट टू राइट हमको जो सीक्वेंस है वो मिल रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देख लो 7 + 8 + 6 + 4, इनके निकाल लो डिजिट सम, ठीक है, इनके निकाल लो डिजिट सम। तो डिजिट सम में 7 + 8 कितना होता है 15, 15 + 6 21, 21 + 4 25, इसका डिजिट सम है 25। तो अगर इस नंबर में से मैं 25 माइनस करूँ तो क्या ये नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें से -25 कर दिया। अब इस नंबर का डिजिट सम कितना होगा, 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 एंड 7। तो इस नंबर में से अगर मैं 27 माइनस करूँ तो 7812 आएगा। फिर 7812 का डिजिट सम कितना होता है, इधर 8 और 2 10 और 2 17 और 1 18, इसका डिजिट सम कितना होता है 18। तो अगर मैं 7812 में से 18 माइनस करूँ तो लेट्स से कितना आता है, लास्ट में 4 आएगा।
तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट आंसर। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7767 का डिजिट सम कितना होगा? 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड 27। ठीक है, इसमें से 27 माइनस करेंगे तो क्या ये नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, दैट्स वाई 7794 वुड बी करेक्ट आंसर। Today's final question is, in the following series, some of the letters are missing which are given in that order as one of the alternatives. Choose the correct option. बोल रहा है कि एक आपको सीक्वेंस दी हुई है डी सी डैश ए बी डैश डी सी, देर आफ्टर डी सी डैश ए बी ए डी डैश डी सी डैश ए। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो मुझे तो एक करना नहीं आता, मुझे तो सबसे ईजीएस्ट तरीका ये लगता है कि जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना वो इनमें पुट कर दो। ठीक है, जैसे हमको फर्स्ट सीक्वेंस दिया हुआ है बी डी ए सी बी, तो बी डी ए सी बी, क्या हम इसको तरीके से पढ़ सकते हैं डी सी बी ए बी डी डी सी डी सी, मतलब कुछ सीक्वेंस नहीं बन रही, तो फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड बोल रहा है बी सी बी ए बी, तो बी सी बी ए बी, अब इसको एक सीक्वेंस में पढ़ा जा सकता है डी सी बी ए बी सी डी सी डी सी बी ए डी ए डी सी बी ए, नहीं पढ़ा जा सकता। थर्ड की बात करते हैं बी ए बी सी बी, तो बी ए बी सी बी, तो क्या आप इसको एक सीक्वेंस में पढ़ सकते हो? इसको काउंट कर लो कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, तो 20 है, तो ये आधे आधे डिवाइड हो सकते हैं, या तो दो दो में, ठीक है, या फिर 4 के 5 पेयर बनेंगे, या तो फिर 2 के 10 पेयर बनेंगे, या फिर 5 के 4 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई सीक्वेंस नहीं होगा। तो एक बार 4 के 5 पेयर बना के देख लो, तो 1 2 3 एंड 4, क्या फर्स्ट पार्ट एक रिदम बना रहा है डी सी बी ए फिर बी ए डी सी। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि डी सी बी ए, सेकेंड पार्ट बोल रहा है बी ए डी सी, अगेन थर्ड पार्ट बोल रहा है डी सी बी ए, फिर फोर्थ पार्ट बोल रहा है बी ए डी सी, फिर फिफ्थ पार्ट बोल रहा है डी सी बी ए। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ बैठ गया। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी थर्ड, दैट इज बी ए बी सी बी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।